नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे परत दर परत परिवार। यूं तो राजनीति में परिवारवाद नया मुद्दा नहीं है, लेकिन परिवारवाद राजनीति का अहम मुद्दा अवश्य है। नेहरू के जमाने से परिवारवाद की राजनीति के आरोप लगते रहे हैं और एक बार फिर परिवारवाद का मुद्दा हावी होता दिख रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी मोदी का परिवार कैंपेन के साथ विपक्ष की दुखती नब्ज पर वार कर रही है, तो वहीं विपक्ष नेता भी बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा थाली में परोस कर दे रहे हैं। दरअसल मुरादाबाद, मेरठ, रामपुर के बाद अब बदायूं में सपा के सामने मुश्किल खड़ी होती हुई दिख रही है। चर्चा है कि शिवपाल यादव यहां से अपने बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतारना चाहते हैं। इशारों ही इशारों में उन्होंने इस बात का संकेत भी दे दिया है। मंगलवार को हुए सपा सम्मेलन में बदायूं की सीट से आदित्य यादव को लड़ाने का प्रस्ताव पारित हो गया। अखिलेश यादव के पास प्रस्ताव को भेज दिया गया। इस सम्मेलन में खुद शिवपाल यादव भी शामिल थे। सपा का ये कार्यकर्ता सम्मेलन संभल जनपद के कस्बा बबराला में हुआ। ये इलाका बदायूं लोकसभा में आता है। सम्मेलन में शिवपाल यादव की जगह आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव पारित करते हुए उसे अखिलेश यादव के पास भेजने की बात कही गई। इस सीट पर प्रत्याशी बदलकर आदित्य यादव को लड़ाने की चर्चा पहले से ही सियासी गलियारों में तैर रही है। प्रस्ताव पर अब केवल अखिलेश यादव को स्वीकृति देनी है, जिसकी औपचारिकता महज बची है। शिवपाल का कहना है कि कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि आदित्य चुनाव लड़े। यदि आदित्य चुनावी मैदान में आते हैं तो बीजेपी के परिवारवाद के आरोप को हवा मिलना तय है। मुलायम के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उनके पुत्र अखिलेश की पत्नी डिंपल भी चुनाव लड़ रही हैं। अखिलेश के कजिन धर्मेंद्र यादव भी चुनावी मैदान में हैं। उनके चाचा शिवपाल यादव विधायक हैं और अब शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव की दावेदारी है। यानी विधानसभा से लोकसभा तक यादवी कुनबा छाने वाला है। जाहिर है ऐसे में परिवारवाद के आरोप जो है वो जरूर लगेंगे, क्योंकि एक तरफ मोदी पूरे देश को परिवार बना रहे हैं तो दूसरी तरफ एक यादव परिवार के कैंडिडेट की लॉन्चिंग की तैयारी हो रही है। तो सवाल यह है कि सपा में हावी परिवारवाद सपा की नैया डुबो देगा या फिर आदित्य को टिकट नहीं मिलेगा। अगर अखिलेश फैसला आदित्य के विरोध में लेते हैं तो चाचा शिवपाल की नाराजगी पार्टी के लिए चुनावी वक्त में परेशानी खड़ी कर सकती है। तो इसी पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो आपको सुनवा देते हैं। तो देखिए, मांग करी है, मांग तो कोई कर सकता है। तो सूची तो राष्ट्रीय नेतृत्व ही जारी करेगा, सो जारी करी है, उसमें हमारा नाम है। और ये देखिए, कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं। अब वो रणनीति तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी। बिल्कुल, जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं तो और मुझे खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। हाथ मलते रहेंगे सपाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई। यही समाजवादी पार्टी की आज असलियत बची हुई है। समाजवादी पार्टी में पहले बदायूं में शिवपाल सिंह यादव को कैंडिडेट घोषित किया। अब शिवपाल सिंह यादव वहां बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं और समाजवादी पार्टी इस पर विचार कर रही है। सच यह है कि समाजवादी पार्टी परिवार के आगे सोच ही नहीं पाती है। सैफई कुनबे के हर 18 वर्ष से ज्यादा आयु के लड़के को किसी न किसी राजनीतिक पद से नवाज दिया जाता है और समाजवादी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता तो केवल नारे लगाने के लिए है, दरी बिछाने के लिए है। उसकी किस्मत में केवल यही लिखा है। देखिए, एक बात तो ये है कि शिवपाल जी भी मैदान में नहीं जा रहे हैं, अखिलेश जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं। अभी तक तो यही खबर है कि फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है कि अखिलेश जी चुनावी मैदान में जाएंगे, यानी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हाँ, डिंपल जी जरूर मैदान में है। कजिन धर्मेंद्र यादव को उतार ही दिया है। शिवपाल जी के बेटे को लेकर भी खबरें हैं कि अखिलेश जी शायद मुहर लगाई दे। तो दो कप्तान जो है टीम के, वो फिलहाल मैदान में नहीं आ रहे हैं और सबकी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि तुम लड़ो, आगे बढ़ो। दूसरी बात यह कि परिवारवाद का मुद्दा हर इलेक्शन में हावी होता है और इस बार भी मोदी का परिवार कैंपेन चल ही रहा है, बीजेपी चला ही रही है, क्योंकि बात कहीं से उठी थी और अब मोदी का परिवार कैंपेन बीजेपी ने शुरू कर दिया। और इसी के साथ अब हम देखें तो एक बार फिर जब बात पुत्र के बाद पिता के बाद पुत्र की आ रही हो तो शिवपाल यादव ने अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश की। तो बीजेपी के पास एक भारी भरकम मुद्दा है कि कार्यकर्ता सिर्फ आपके पार्टी में नारे लगाने भर के लिए हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनसे आगे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बालकृष्ण पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालकृष्ण पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया भारतीय जनता पार्टी को कि अगर आदित्य चुनाव में जाते हैं, शिवपाल जी के पुत्र, पहले तो शिवपाल जी खुद ही नहीं जाना चाहते थे। अब दो बातें हैं, एक परिवारवाद का मुद्दा एक बार फिर से हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरा ये कि हार का शायद इतना डर है कि खुद कप्तान मैदान में उतरना नहीं चाह रहे और कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं चले चलो, आगे बढ़े चलो। पर ये जो समाजवादी पार्टी का कॉन्सेप्ट है, एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है
और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सैफई खानदान चला रहा है उत्तर प्रदेश में। तो आप ये नहीं कह सकती हैं कि शिवपाल जी स्वयं नहीं लड़ना चाहते हैं। शिवपाल जी स्वयं विधायक ही हैं और अखिलेश जी भी विधायक हैं, उनकी पत्नी भी सांसद हैं, राम नहीं, गोपाल मैंने कहा बदायूं से नहीं लड़ना चाह रहे थे वो। हाँ ठीक है, बदायूं से नहीं लड़ना चाह रहे हैं तो वो सोच ये रहे हैं कि मेरा बेटा भी आ जाए, मेरे परिवार का एक सदस्य और भी बढ़ जाए वहां पे। तो ये जो इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जो इनका पीडीए का कॉन्सेप्ट है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो लिमिटेड कंपनी और डेवलपमेंट अथॉरिटी दोनों ये साथ लेके चलते हैं और इनको अपने परिवार के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं रहा है। और जब ये शासन सत्ता में भी रहे हैं तो राजनीति में जो पद जितने थे वो सैफई खानदान के पास अधिकतम 30, 35, 40 पद, अगर आप ध्यान से निकाल लें इनकी सारी पूरी लिस्ट, तो 35, 40 पद इनके आसपास इनके परिवार के पास रहे हैं। दूसरा, अगर ध्यान से देखें तो जो भ्रष्टाचार रहा है नियुक्तियों में, नौकरियों में भी, उसको भी आप अगर देखें तो 2-3 जिलों इटावा, मैनपुरी और सैफई के आसपास ही केंद्रित रहा है। वहीं के लोग ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो इंस्पेक्टर की नौकरी हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, वहीं ये लोगों ने भरा है। तो ये लोग उससे आगे परिवार से और परिवार से जुड़े हुए लोगों से ऊपर ये निकल ही नहीं पाते हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता इनको बहुत ठीक से जानती है और बहुत अच्छी तरीके से समझ सकी है ये, और इस समझने के कारण ही आज हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली पे जाएंगी। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा जल्दी से हम परिचय करा दें उनके। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, आरिफ साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आरिफ हबीब साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार। आरिफ साहब, 2 आरोप, एक परिवारवाद का कि अब शिवपाल जी के बाद जो है उनके पुत्र की लॉन्चिंग कर रही है, सैफई में 18 साल से ऊपर का जो भी युवा है उसको कोई ना कोई पद दे दिया जाता है, तो शिवपाल जी के पुत्र कहाँ दूरी बनाते या दूर रहने देते शिवपाल जी। दूसरा ये कि डर इतना है कि खुद शिवपाल जी या फिर अखिलेश जी दोनों ही चुनावी मैदान से दूरी बना रहे हैं, और जब यहाँ बाप की पार्टी और दूसरा वहाँ न राहुल गांधी न प्रियंका गांधी आना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश, सोनिया जी तो पहले ही दूरी बना चुकी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सभी को मेरा नमस्कार है और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का भी विशेष आभार जी। अभी साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बातें कर रहे थे, मैं सुन रहा था उन्हें। परिवारवाद की जहां तक बात है तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर बोलना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि जिसके मकान शीशे के होते हैं वो दूसरे के मकान पे पत्थर नहीं मारते हैं। अभी राजभर समाज से एक नेता जबरदस्ती दिल्ली से यूपी में मुसल्लत किए गए हैं योगी जी के ऊपर, उनके बेटे को भी टिकट दिया गया है। चिराग पासवान है, सिंधिया जी के परिवार से लोग हैं, हिमाचल प्रदेश से अनुराग ठाकुर जी हैं, उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं। ऐसी सैकड़ों मिसाल है भारतीय जनता पार्टी में जो परिवार से ही आती है। और जहां तक लड़ने न लड़ाने का मामला है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विशेषाधिकार है कि वो खुद लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे या कार्यकर्ताओं की मांग पर प्रत्याशी को उतारेंगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का विशेषाधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा लगा रही है, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता से कि आज 10 साल का जो काम गिनाते हैं, ये हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर समाजवादी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत काम हुए हैं। तो ऐसा क्या है कि पवन सिंह सहित उप मुख्यमंत्री स्तर के और बड़े बड़े शहीद पार्टी का टिकट वापस कर रहे हैं, या तो फिर संन्यास लेने की घोषणा कर रहे हैं, या फिर अपनी उम्मीदवारी को रिजेक्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर गुजरात से ही नितिन पटेल जी हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी दावेदारी छोड़ दी है। साबरकांठा से जो सांसद हैं उन्होंने भी नहीं, मैं मुझे कहने दीजिए, और उन्होंने भी दावेदारी छोड़ दी है। गौतम गंभीर जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, और बिहार में चले जाइए जयंत सिन्हा जी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को तो खुद प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे उनको पार्टी में लेकर के उनको पार्टी का झंडा और डंडा पहना करके उनको प्रत्याशी बनाया जा रहा है। आप 400 पार की बात किस तरह से कर रहे हैं? अगर आपके सांसदों ने बहुत काम किया था तो आपने 100 से ज्यादा सांसदों का टिकट क्यों काट दिया? बात इस पर होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के तो 5 ही सांसद थे, बचे 3, 2 तो चले गए।
तो आप कहने का मतलब ये कि हमसे आप सवाल क्यों कर रहे हैं? सवाल तो आपको भारतीय जनता पार्टी से करना चाहिए कि जो 5 साल सत्ता में थे और बड़ा काम करने का ढिंढोरा पीटा इन लोगों ने, तो आज ये बताएं कि इनका टिकट क्यों वापस कर दिया जा रहा है, क्यों दावेदारी छोड़ दी जा रही है, क्यों संन्यास लेने का काम कर दिया जा रहा है। ठीक है, आपका तो सवाल भारतीय पूरा हो जनता गया। पार्टी। मैं आपके बात पर जवाब ले लूं, उसके बाद वापस आरिफ जी आपके पास आती हूँ। कहिए सर, बालकृष्ण जी, टिकट जी, आपके मैं इनको- वापस हो रहे हैं, लोग आपके वापस जी। जा रहे हैं, लड़ना नहीं चाह रहे हैं चुनाव में, कई तरह के आरोप लगे हैं। मैं इनको अभी राज्यसभा चुनाव में इन्होंने महसूस किया है कि इनके यहाँ से मुख्य सचेतक मनोज जी को, राकेश जी, अभय जी, जिसको इन्होंने देखा है, जो राज्यसभा चुनाव में जो इनके प्रमुख लोग थे, उन लोगों ने राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में अपना एक और सदस्य भेजने में कामयाब रही। दूसरी बात ये कहते हैं कि हम 400 पार देश में विकास किया। निश्चित रूप से हमने तुष्टीकरण बंद किया इस देश में। निश्चित रूप से हमने इनकी जो समाजवादी पार्टी की पारिवारिक जो प्राइवेट, आप सुनिए बारी मुझे, बारी से, इसके बाद आपकी बात लीजिए। सुनेंगे आरिफ जी, बारी बारी से प्लीज। मैंने आपकी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। तो क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है उसका परिचय न दें आप, जग जाहिर है, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है, सुन ले, मुझे निवेदन है ऐसा। तो इनकी जो इनकी नहीं समझ आएगा ना आरिफ जी, नहीं समझ आएगा, समझ नहीं आएगा आपकी बात, फिर रोकना पड़ेगा मुझे आपको, रुक जाइए। ये इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, समाजवादी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रवक्ता हैं। इनसे मैं एक बात का जवाब चाहता हूं, ये घोषित करवा दें कि उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा कोई और होगा। ज्यादा से ज्यादा इतना कर दें, इनके परिवार के बड़े सीनियर सदस्य हैं, इनके चाचा शिवपाल यादव, उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें। आज तक इनके कुनबे की लड़ाई का कारण ही था। भाई सुन ले आप ना, दर्द ना हो, दर्द दूर हो जाएगा जब आप 80 की 80 सीटें हार जाएंगे, दर्द दूर हो जाएगा, फिर आप शांत हो जाएंगे, फिर तब तक सुन ले आप मुझे। तो जो इनका कुनबा है, तो वरिष्ठता के नाते अपने चाचा को ही कुर्सी सौंप दें, अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें। निश्चित रूप से ये जो कुनबा है, ये आपसी हितों की इनकी लड़ाई है और ये उसी में लगे रहते हैं। जब कभी उस पर आंच आती है, जब इनको लगता है कि पूरा सिस्टम बिखर गया, तो इकट्ठा हो जाते हैं। कभी जब व्यक्तिगत इंटरेस्ट आगे आता है, तो फिर ये आपस में एक दूसरे पे करवार करने लगते हैं। ठीक है, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ जी, आप अपनी बात रखिएगा, मैं इंट्रोडक्शन ले लूं। विनय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत करती हूँ विनय जी आपका नादी टीवी पर। सुजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। सुजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। मैं विनय जी आपके पास आऊंगी, सुजीत जी आपके पास आऊंगी, लेकिन रिप्लाई अभी आरिफ जी से हम ले लेते हैं। आप बालकृष्ण जी की बातों का जवाब तो दे ही आरिफ जी, लेकिन बात वहीं आकर रुकती है कि क्या पहले से तैयारी नहीं थी चुनावी मैदान में, क्योंकि ये तो आपकी इंपॉर्टेंट सीट्स हैं जहां से चुनावी तैयारी आपकी पहले से होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर अब शिवपाल जी, पहले उनका नाम चलता है, फिर अचानक से उन्हें लगता है कि नहीं, बेटे को उतार देना चाहिए। ये इलेक्शन, आपकी इलेक्शन की तैयारियों को लेकर भी तो सवाल उठ रहे हैं, और फिर कोई और नहीं है शिवपाल जी की नजर में जिसे वो काबिल समझते हो। अब उनके पुत्र ही हैं कि वही उसे ही वो काबिल समझते हैं। किसी और की लॉन्चिंग हो ही नहीं सकती यादव परिवार के अलावा इंपॉर्टेंट सीट्स पर, जरूरी महत्वपूर्ण सीटें। जी कई देखिए पारुल जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ चुनाव निशान साइकिल है और नेता अखिलेश यादव जी। तैयारी हमारी सभी 80 विधानसभा लोकसभा की सीटों पर है और हम गठबंधन में लड़ रहे हैं। जो सीटें हमने मांगी हमारे लिए है, हम उस पर किसी को भी उतार सकते हैं। यह विशेषाधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है, वो चाहे किसी को भी उतार सकते, किसी भी सीट से। वहाँ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को आता ही है। ये शिवपाल जी का फैसला नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का फैसला है। जो कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम करता है, उन कार्यकर्ताओं ने कहा है कि आदित्य यादव जी को यहाँ से उतारा जाए, और उस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना फैसला लेंगे कि वह शिवपाल जी को ही लड़ाते हैं, आदित्य जी को लड़ाते हैं। आज फिर वही आती है। अभी इन्होंने कहा प्राइवेट लिमिटेड है, तो मैंने मिसाल दिया कि एक नहीं, सैकड़ों परिवार भारतीय जनता पार्टी में और गठबंधन हैं जिनके अंदर उनके परिवार के ही लोग। आप कैसे हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं? हमारी जितनी भी सीटें गठबंधन में आई हैं, 4 सीटों को छोड़ करके हमने सारी सीटें दूसरे बिरादरी के लोगों को और अन्य परिवार से अलग दी है। आप किस तरह से आरोप हम पर लगा सकते हैं? और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गमछा ओढ़ लिया और झंडा पकड़ लिया, तो वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए।
अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा आ रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा है कि 50% से ज्यादा लोगों ने धंधे के आड़ में चंदा देने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया। आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की, आप तो आकाश डूबे हुए हैं, यहाँ तक कोई यहाँ तक हो ना, आप यहाँ तक डूबे हुए हैं, आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की। ठीक है, इस मुद्दे को हवा इसलिए भी मिली, आपके काम पर बहुत ही सुरूर है, तो आप प्रत्याशी आपके मैदान छोड़ के भाग क्यों रहे? ठीक है, मैं विनय जी के पास जा रही हूँ। आरिफ जी अब विनय जी के पास जा रही। हमारे यहाँ कितने आ रहे हैं? ठीक है, हवा इस मुद्दे को इसलिए भी मिली आरिफ जी क्योंकि बातों बातों के सम्मेलन के बाद जब वो चर्चा कर रहे थे, शिवपाल जी का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि 26 साल की उम्र में तो अखिलेश जी भी लोकसभा चुनाव लड़ लिए थे। और फिर धर्मेंद्र जी वो कहते हैं कि चाचा लड़ते तो शायद हिचकिचाहट होती, लेकिन अब आदित्य लड़ रहे हैं तो हम जान लगा देंगे। इन बातों का क्या मतलब निकाला जाए एन चुनावी वक्त पर, जब सबकी निगाहें हैं कि कैंडिडेट कौन होगा, या आपके ही परिवार के अंदर से, यादव परिवार के अंदर से इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। एक तो वो उंगली भी दिखा रहे हैं कि साहब आप भी तो 26 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव लड़े थे, तो आदित्य को लड़ाने में क्या दिक्कत है। दूसरी तरफ धर्मेंद्र कहते हैं कि चाचा अगर होते तो हिचकिचाहट होती। क्या मतलब निकालेगा इन बातों का आरिफ जी? ये हमारे परिवार का मामला है और इस परिवार के मामले को तो मीडिया में क्यों बयान दे देते हैं? परिवार का मामला तो एक कमरे में सुलझा लिया करें ना। ये परिवार का मामला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर फैसला लेंगे। शिवपाल जी क्या बयान देते हैं, धर्मेंद्र जी क्या बयान देते हैं, उन सब को संज्ञान में लेते हुए आखिरी फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, जो सम्मान होगा और जो वो फैसला लेंगे उसको सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, मैं विनय जी के पास जा रही हूँ। सुजीत जी उसके बाद आपके पास आऊंगी। विनय जी, इधर तो खुद ही ऐलान किया शिवपाल जी ने कि यहाँ प्रस्ताव पारित हो गया, कार्यकर्ता चाहते हैं आदित्य जी लड़े। उसके पहले सीट बदल दी गई, धर्मेंद्र जी को दी गई, उसके बाद शिवपाल जी का नाम आया, फिर उसके बाद आदित्य जी का नाम। और अब यहाँ से कह भी दिए शिवपाल जी कि 26 साल की उम्र में अखिलेश जी को भी तो लोकसभा चुनाव लड़वा दिया था। विद्रोह के सुर अंदर पार्टी के अंदर से निकलने लगे हैं, लेकिन ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि पार्टी के बड़े नेता कमांडर्स जो हैं वो मैदान में आने नहीं चाहते, ना ही आपकी पार्टी की तरफ से, ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से। शिवपाल जी गए, अखिलेश जी का भी लगभग यही है कि वो नहीं लड़ेंगे चुनाव। इधर प्रियंका जी का भी कोई फाइनलाइज नहीं है, कुछ भी ऐसे सूचना नहीं है। वायनाड चले गए हैं राहुल गांधी, सोनिया जी पहले ही जा चुकी हैं। तो ये पार्टी के बड़े नेता क्यों नहीं मैदान में उतरना चाहते हैं? देखिए, आपने जिक्र किया है पार्टी के बड़े नेता मैदान में क्यों नहीं उतरना चाहते, और जवाब भी आपने खुद दे दिया है कि माननीय राहुल गांधी जी वायनाड चले गए। वायनाड तो पिछली बार भी लड़े थे, तो जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पिछली बार वहां से 2 सीटों से लड़े थे आप, 2 सीटों से सुन लीजिए। हाँ, पूरा बोलिए जी। मुझे पता है 2 सीट से लड़े थे, और अभी अमेठी की सीट फाइनलाइज हुई नहीं है। तो दूसरी सीट जो आपने बात की, 2 सीटों से लड़े थे, तो हो सकता है कि दूसरी सीट में फिर से लड़ेंगे। एक तो उन्होंने क्लियर कर दिया, वायनाड से लड़े थे, वायनाड से जीते थे। वायनाड से लड़े और वायनाड से जीते, तो वायनाड को तो छोड़ा नहीं, वहां की जनता को नहीं छोड़ा, और उन्होंने जो वहां पर काम किए हैं उसकी वजह से वो पुनः एक बार फिर से वायनाड से जीत कर आएंगे। अब रही बात सोनिया जी की उम्र और अस्वस्थता की वजह से उन्होंने सीट छोड़ दी है, ये तो आप सब जानते हैं, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं। और यही वजह रही कि वो राजनीतिक संन्यास लेकर नहीं गई, राज्यसभा से उन्होंने सांसदी का करा। अब रायबरेली, अमेठी, ये सीटें अभी फाइनलाइज नहीं हुई, और जैसे ही कोर कमेटी की बैठक जो निर्णय लेगी, हो सकता है राहुल गांधी जी फिर से आएंगे। अभी आप देखते जाइए, आपने देखा कि किस तरह से पीलीभीत से वरुण गांधी को हटा दिया गया, कितनी देर बाद इस चीज को घोषणा की। और कानपुर की सीट, ये भी आप देख लीजिए, माननीय सत्यदेव पचौरी यहाँ के सांसद थे, और उनको आज नाम फाइनल करने में इतनी देर लगा दी, और अंत में कितने नामों की चर्चा के बाद एक नया चेहरा लेकर आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 110 से ऊपर सीटें बदल दी। आपने देखा कि गौतम गंभीर, सनी देओल, ये सब अपनी अपनी सीटों को छोड़कर चले गए, और अब भारतीय जनता पार्टी के पास उनके चेहरे नहीं दिख रहे हैं, उनको मिल रहे हैं कहीं समाजवादी से लेकर आ रहे हैं, कहीं कांग्रेस से लेकर आ रहे हैं। ये तोड़ने और जोड़ने की राजनीति कैसी चल रही है? क्या उन्हें अपने उन नेताओं पर भरोसा नहीं था जिन्होंने पिछली बार लोकसभा की सीट जीत कर दी थी? और क्या ऐसी वजह बन गई कि आज वो दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ तोड़ कर ला रहे हैं, और लाते ही उनको टिकट दे रहे हैं? पंजाब में भी आपने देखा कि कांग्रेस के कई नेताओं को तोड़ के उन्होंने वहां पर सीट दे दी। क्या उन्हें अपनी पार्टी के उन नेताओं को भरोसा नहीं रहा जिन्होंने वर्षों तक कुर्सी रखने का, चादर बिछाने का काम किया है? क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा कि उनकी जोड़ तोड़ की राजनीति उनको सीट दिला सकती है? देखिए, इस चुनाव में बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी कि उनके सारे मुद्दे जो पिछले चुनाव में रहे,
वो पूरे हो नहीं पाए, और जो उन्होंने जनता से वादा किया वो तो उन्होंने पूरा नहीं किया। अब डर सता रहा है चुनाव में इस चीज का कहीं हार ना हो जाए। देखिए, मोदी जी का चेहरा बार बार आप लाकर खड़ा करते हैं, एक बार 14 में किया, 19 में किया, आप फिर से मोदी जी को ला रहे हैं। आप मोदी जी के अलावा कोई दूसरा चेहरा बता सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में कि अगर इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मोदी जी नहीं, फलां प्रत्याशी कैंडिडेट जो होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा? आपने देखा कि मुख्यमंत्री, ठीक है, मैं विधानसभा आप के जो सबकी चुनाव बातों होते पे हैं, कंक्लूजन सुजीत जी से लूंगी, लेकिन आपकी बात पर जवाब मैं ले लूं बालकृष्ण जी से। सुजीत जी के बाद आप सबकी बातों से के बाद मैं उनसे कंक्लूजन लूंगी। क्या कहेंगे बालकृष्ण जी? तमाम आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। पारुल जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि राहुल जी का वायनाड भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनकी इंडिया अलायंस गठबंधन में जो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी उसने टी राजा बारी बारी हो जाता है, समझ नहीं आता कुछ भी। बारी बारी से अपनी बात कीजिए। मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप ना बोले, आप बोल चुके हैं। हाँ ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, अब जवाब आने दीजिए, फिर उसके बाद सुजीत जी के पास राहुल गांधी जी को जैसे पिछली बार अमेठी से हारे थे, आज वही स्थिति वायनाड में भी हो गई, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इनको अन्य कोई सीट भी चुन लेनी चाहिए, वरना इनको संसद में पहुंचने में मुश्किल होगी। और लगभग मुझे लगता है कि मुझे चिंता इसलिए है कि एकदम जैसे अमेठी की स्थिति हुई थी, ऐसी वायनाड में उनकी स्थिति होने जा रही है, तो थोड़ी चिंता तो है। तो कुल मिला के इतना कहना है। रुक जाइए, सभी लोगों को थोड़ा सा समय सुजीत जी के लिए रखना होगा, थोड़ा सा रुक जाइए। सुजीत जी, सवाल ये है कि जो मुद्दा निकलकर सामने आया है, जिसमें शिवपाल जी ने ये कहा कि कार्यकर्ताओं ने प्रस्ताव पारित कर दिया है, आदित्य चुनावी मैदान में होंगे, परिवारवाद से जोड़कर इस मुद्दे को देखा जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था मोदी का परिवार कैंपेन शुरू हुआ, और अब तो और बनी बनाई थाली दे दी है विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे, वो जो नब्ज है विपक्ष की। क्या कहेंगे सर? सुजीत सर डिवाइस अनम्यूट कीजिए आप। सुजीत सर, आवाज मिल रही है सर? अब आपको आ रही है सर आपकी आवाज, कहिए सर, क्या कहेंगे? पारुल जी, मैं लंबे समय से सुन रहा था इस डिबेट को। मुझे लगता है कि मूल मुद्दे से भटक करके हम कहीं वायनाड पहुंच जा रहे हैं, कहीं अमेठी पहुंच जा रहे हैं। दरअसल जब समाजवादी पार्टी के एक उच्च पदस्थ अधिकारी से मैंने पूछा कि शिवपाल जी ने अपनी सीट छोड़ करके अपने पुत्र को क्यों दी, तो शिवपाल, उनका जो जवाब था वो जवाब संतोषजनक नहीं था। उन्होंने कहा कि उनको शुगर की बीमारी है और लंबे समय से वो अस्वस्थ रहते हैं। तो उन्होंने अपने, दरअसल इसके पीछे कहानी ये है कि शिवपाल जी को अपने पुत्र के भविष्य को लेकर के ही बड़ी चिंता है। आप यहाँ के रसायन शास्त्र को समझने का प्रयास करिए। वहां धर्मेंद्र जी चुनाव लड़ते थे, पिछले बार लगभग 47% वोट पा करके वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और 45% वोट, करीब 2.25% वोट का अंतर था। 4,92,000 और 5,11,000, तो जो बहुत मामूली अंतर था, जिसमें धर्मेंद्र यादव वहां से चुनाव हारे थे। धर्मेंद्र यादव, जब समाजवादी पार्टी में धर्मेंद्र यादव और शिवपाल यादव की तुलना की गई तो धर्मेंद्र यादव भारी पड़े, लिहाजा धर्मेंद्र यादव को सुरक्षित सीट आजमगढ़ भेज दिया गया, और शिवपाल यादव को यह सीट दे दी गई। शिवपाल यादव ने अपने पुत्र को पिछले बार फिरोजाबाद से लड़ाया था, फिरोजाबाद में भी वो पराजित हो गए थे। तो अब उनके पास में यहाँ थोड़ी सी जो संभावनाएं उनको दिख रही हैं, उसको लेकर के वो अपने पुत्र को लेकर के बहुत ज्यादा उसमें चिंतित हैं, और उसी के कारण उन्होंने अपनी सीट अपने पुत्र को दे दी। ये समाजवादी पार्टी के अंदर को आप बहुत गहराई से अगर देखेंगी तो कहीं ना कहीं से सहमति और असहमति के बीच की स्थितियां ये हैं। लेकिन अब शिवपाल जी अपने पुत्र को अगर उतार रहे हैं, तो इस चुनावी समय में जो परिवारवाद का मुद्दा एक बार फिर फल फूल जाएगा और विपक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सर? देखिए, मेरे ख्याल से ये बात तो बिल्कुल सही आ रही है। परिवारवाद से उठ करके समाजवादी पार्टी नहीं आगे बढ़ पा रही है। धर्मेंद्र यादव अगर इससे ज्यादा नहीं बढ़े, धर्मेंद्र यादव को वहीं से लड़ाते बदायूं से, और शिवपाल जी के लड़के को अगर आजमगढ़ से दे देते तो स्थितियां दूसरी होती। लेकिन परिवार में ही सहमति नहीं है, और अखिलेश जी कहीं ना कहीं से शिवपाल जी को बहुत अंतरात्मा से स्वीकार कर पा रहे हैं। कम से कम इन चुनावों को देखते हुए, इन परिस्थितियों को देखते हुए तो नहीं माना जा सकता। ठीक है, आप ही की बातों पर छोटी सी टिप्पणी आरिफ जी आपकी, उसके बाद इजाजत लूंगी जल्दी से 30 सेकंड्स। पारुल जी, विषय इसका कुछ और होना चाहिए था। मैंने आपसे कहा कि हम तो कमजोर लोग हैं, सत्ता में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी, सवाल उससे होना चाहिए था।
कि गौतम गंभीर क्यों छोड़ रहे हैं। अरे मजबूत विपक्ष भी तो हैं आरिफ जी, इतना कमजोर क्यों आंक रहे हैं अपने आप को? हम तो कमजोर हैं, हम कमजोर हैं। मैं सत्ता में नहीं हूँ। नहीं, लड़ने से पहले ही हार मान रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं तो बात अलग है कि लड़ना ही नहीं आपको, पहले ही हार मान गए। मुझे कहने तो दीजिए, मुझे कहने दीजिए। जो तासुर आ रहे हैं मीडिया के माध्यम से वो यही आ रहे हैं कि विपक्ष तो पहले से ही था, अब और बिखर गया, अब तो परिवारवाद में चला गया। चलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप सिंधिया जी को तो एंड वक्त पर किसने कहा था शिवपाल जी को कि अपने बेटे की लॉन्चिंग कर दीजिए? किसने कहा था धर्मेंद्र यादव को कि कहिए कि चाचा के साथ तो नहीं एडजस्ट हो पाता? नहीं तो फिर ये एंड टाइम पर मौके पर बातें आप लोगों की तरफ से ही तो आती है ना आरिफ जी, बयान आपकी तरफ से आ रहे हैं ना। तो आप मीडिया के माध्यम में बयान क्या, आपने डिबेट क्यों कराया है? तो आप ये बताइए कि डिबेट भारतीय जनता पार्टी से सवाल होना चाहिए, समाजवादी पार्टी से होना चाहिए? शिवपाल जी ने बयान दिया ना, शिवपाल जी बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी के नेता थोड़ी ना है शिवपाल जी। आदित्य बदायूं से सपा की तरफ से लड़ेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी से किए कितने? धर्मेंद्र जी क्यों कहते हैं कि चाचा लड़ रहे होते तो शायद हमको दिक्कत हो जाती? ये धर्मेंद्र जी कह रहे हैं, बीजेपी के नेता थोड़ी ना कह रहे हैं। मुद्दे आप लोग तैयार करें और उस पर डिस्कशन करें तो हम कहें हम तो कमजोर लोग हैं। क्या सर पहले ही लड़ने से पहले हार मान रहे हैं? फिर तो कांग्रेस 17 सीट पर अच्छे से मजबूती से बात कर रही है। खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। विपक्ष के जो स्वर हैं वो बड़े कमजोर सुनाई दे रहे हैं और ऐसे में खुद ही अपने आप को ये कह देना कि हम कमजोर हैं, ये बताता है कि क्या वाकई हताश हैं, दिख रहा है कि कमजोर दिख रहे हैं हम, या कमजोरी दिख रही है कि इतने मजबूत सत्ता पक्ष के सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मजबूती के साथ में अपना पक्ष रखिए। आपके नेता अगर बयान नहीं देंगे इस तरह के तो मुद्दे बनेंगे ही नहीं। अगर आपके नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं और जो बयान दे रहे हैं वो छोटे बयान नहीं है और इन बयानों को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। एक तरफ परिवारवाद का मुद्दा जो हर बार आपके लिए परेशानी का सबब बनता है और इस बार भी वही कुछ चीजें हो रही हैं जो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, उस पर कैसे ना बात हो। इसीलिए जरूरी है कि वो मुद्दे जो नब्ज हैं आपकी, जिन्हें दबा दीजिए तो सारा दर्द आपकी पार्टी के अंदर कूद जाए या चल पड़े, तो उस मुद्दे को समझना होगा। अब ऐसे में देखना होगा ये मुद्दा और कितना आगे जाता है। क्या वाकई आदित्य को बदायूं से टिकट मिल जाएगा, शिवपाल यादव जी नहीं लड़ेंगे, या जो सपा की रणनीति है कि धर्मेंद्र को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, शिवपाल यादव जी को वहां पर भेज दिया, या आने वाले समय के साथ इस पूरी रणनीति का भी खुलासा होगा। साथ में ये भी कि परिवारवाद को आगे बढ़ाते हैं अखिलेश या फिर रोकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।